हेलो एवरीवन, मैं हूं राघवेंद्र सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर फिजिक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें चार्जेस के बारे में बताया, दो टाइप ऑफ चार्जेस बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी बताया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्ब वो ये जानने में लग गए कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है और कैसे वेरी कर रहा है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। उन्होंने सबसे पहले इक्वल चार्ज लिए। मान लीजिए एक ये मेटेलिक बॉल है जिस पे उन्होंने 10 कूलम का चार्ज दे दिया और दूसरी अनचार्ज मेटेलिक बॉल ली। उन्होंने इन दोनों को टच करा दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर इस पर इनिशियली 10 कूलम का चार्ज था, अब दोनों पर 5-5 कूलम का चार्ज है। इसी तरीके से उन्होंने अनइक्वल चार्जेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। इसके अलावा उन्होंने दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए। 10-12 साल पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को मेज़र करने के लिए जो मेथड यूज़ हुआ था टॉर्शन बैलेंस का यूज़ करके, उन्होंने वही मेथड यूज़ किया और उन्होंने देखा कि दिस फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि अगर आप दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। या फिर अगर आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए तो जो इनिशियल फोर्स था दोनों चार्जेस के बीच में वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो फाइनली उन्होंने जो फॉर्मूला दिया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज़ द कॉन्स्टेंट, हमें पता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। कूलम्ब्स लॉ में जो की पॉइंट है वो है पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या हमेशा है कि कूलम्ब्स लॉ केवल दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही काम करता है? नहीं, पॉइंट चार्ज के अलावा भी हम बड़े चार्जेस भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़े बड़े मेटेलिक बॉल्स ले लीजिए। सबसे पहले हम आपको पॉइंट चार्ज का पॉइंट साइज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पॉइंट साइज़ किसी भी चीज़ को कहना वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम किसी चींटी को देख रहे हैं, चींटी हमारे लिए पॉइंट साइज़ की है। यही अगर हमें कोई ऊपर प्लेन से जा रहा है और प्लेन से हमें देखता है तो हम उसके लिए पॉइंट साइज़ होंगे। या फिर रात में हम स्टार्स देखते हैं, स्टार्स हमारे लिए पॉइंट साइज़ के हैं जबकि स्टार्स पॉइंट साइज़ के होते नहीं हैं। इसी तरीके से हम दो मेटेलिक बॉल्स लेने बहुत बड़ी बड़ी, उनको चार्ज कर दें और उनको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कर दें। उसके बाद उस पूरे सिस्टम को देखने के लिए, दोनों चार्जेस को रख दिया, उस पूरे सिस्टम को देखने के लिए हमें एक हाइट पर जाना पड़ेगा और उस हाइट पे जब हम उस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो वो दोनों बॉल्स हमें भी पॉइंट साइज़ की ही दिखेंगी। तो ये पॉइंट चार्ज कहने का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं कि हम हमेशा पॉइंट चार्ज ही ले सकते हैं, हम बड़े चार्जेस भी ले सकते हैं, बस हमें उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। नाउ तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। यहाँ पे हम दो चार्जेस की बात करते हैं Q1 Q2 और यहाँ पे दो मासेस की बात करते हैं। तो अब अगर हम कंसिडर करें दो प्रोटॉन्स, दोनों पे ही इक्वल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों r डिस्टेंस अपार्ट हैं। इनके बीच अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें Fe, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे दोनों का रेशियो जो आएगा Fe/Fg इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻26। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि तो फिर प्रोटॉन्स के बीच में अगर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो न्यूक्लियस के अंदर फिर कैसे रखते हैं? तो इसका जवाब हम सभी को पता है, न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं।
अब हम न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे हम इतना सिर्फ समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस लेवल पर न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और एटॉमिक लेवल पर हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अगर हम यूनिवर्स के लेवल पे बात करें, प्लैनेट्स के बीच में, स्टार्स के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अब आप ये कहेंगे कैसे? अभी तो देखा ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम था, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़, इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो चार्ज पर यूनिट मास उन पर काफ़ी कम है। ये चीज़ हम समझेंगे अगर हम आपको एक और इसी तरह का एग्जांपल दें। आप मान लीजिए अर्थ और मार्स को कंसीडर कर लीजिए। अर्थ और मार्स दोनों के ऊपर ही अप्रॉक्सीमेटली 400,000 कूलम का चार्ज होता है। दोनों पे ही 400,000 कूलम का चार्ज होता है। अब आप अर्थ और मार्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मार्स 6 इंटू 10⁻23 kg बाई r²। अगर आप डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे जो रेशियो आएगा वो आएगा 10⁻17। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए ये सारी फोर्सेस अपने अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियस लेवल पे न्यूक्लियर फोर्सेस, एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और एक यूनिवर्स के लेवल पे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ही स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। अब बात आती है क्या ये कूलम्स लॉ हर जगह वैलिड है? इसकी वैलिडिटी क्या हमेशा बनी रहती है? तो आइए एक केस कंसीडर करते हैं और चेक करते हैं कूलम्स लॉ कब तक वैलिड है। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर है। इसे हम R मान लेते हैं। 1 लाइट ईयर मीन्स आप सभी को पता होगा लाइट कोई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 1 साल लगेगा। और हमें ये भी पता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो इनिशियली इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा कि Q1 Q2 बाई r²। लेकिन अगर हम इस Q2 चार्ज को फ्यू मीटर्स थोड़ा सा आगे खिसका दें, डेल्टा x डिस्टेंस, हमें ये करने में, हम गए Q2 पे, यहाँ पर इसको हल्का सा खिसका दिया, हमें करने में कुछ सेकंड लगेंगे। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से अब ये फोर्स होना चाहिए कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस डेल्टा x का होल स्क्वायर। बट ये तभी पॉसिबल है कि जब मैंने इसे खिसकाया और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तुरंत पहुँच जाए, तब कूलम फोर्स तुरंत ही चेंज हो जाएगा। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 साल का समय लेगी, यानी कि 1 साल के लिए कूलम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। 1 साल तक ये वैलिड नहीं रहेगा। 1 साल के बाद जब इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच जाएगी तब ये हो जाएगा और कूलम्स लॉ फिर से वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।